नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोगों ने सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को देख लिया था कि वो कैसे काम करता है। उसका ईएमएफ समीकरण, उसके टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग देख लिए थे, और जितने भी जनरेटर होते हैं उनके द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न किया था उसके समीकरण को भी हम लोग देख लिए थे। आर्मेचर में दो तरीके की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। दोनों के लिए जो अलग अलग समीकरण था ईएमएफ का, उसको भी हम लोग देख लिए थे। आज जो है उसी ईएमएफ समीकरण पर हम लोग दो न्यूमेरिकल को करेंगे, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें दिया गया है कि 6 पोल के एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 600 कंडक्टर्स हैं। हर पोल द्वारा 0.02 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। 300 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए जनित्र की स्पीड क्या होगी यदि आर्मेचर वेव बाउंड हो तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो डेटा दिया रहता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, पोल की संख्या कितनी दी गई, 6 पोल, तो इसको लिखेंगे P बराबर 6। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कंडक्टर की संख्या दी गई है। आर्मेचर में कुल कंडक्टरों की संख्या दी गई है 600, तो आर्मेचर में कुल कंडक्टर की संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो इसका मान हमारा है कितना, 600। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर फ्लक्स प्रति पोल दिया हुआ है। फ्लक्स प्रति पोल, जिसको हिंदी में लिखा गया हर पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं 5 से। इसका मान 0.02 वेबर है। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसके बाद ईजी का मान भी दिया हुआ है। यहाँ पर ईजी का मान दिया है 300 वोल्ट। इतना डेटा दिया हुआ है। और एक डेटा और दिया है कि आर्मेचर का जो बाइंडिंग प्रारूप है वो कैसा है, वेब बाइंडिंग है। तो वेब बाइंडिंग में हम लोग ए बराबर कितना लेते हैं, समांतर पथों की संख्या 2 लेते हैं। तो ये भी इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि आर्मेचर का वाइंडिंग कैसा है, वेब टाइप का। तो वेब में हम लोग ए बराबर कितना लेते हैं, 2। अब हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का समीकरण होता है ईजी बराबर ZN/60 ए वोल्ट होता है। ये सब वैल्यू इसमें उठाकर रखेंगे और एन को हम लोग निकालेंगे। तो ईजी का मान हमारा दिया है 300 वोल्ट और जेड का मान दिया है 600। एन का मान हमको कैलकुलेट करना है, इसको एन को ऐसे ही रख देंगे। और पी का मान दिया है 6 और फाई का मान दिया है 0.02 और 60 इंटू ए का मान कितना रख देंगे, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 300 से ये 600 कट जाएगा, यहाँ 2 बारी कटेगा और ये 2 इससे कट जाएगा। एन को इसी तरफ रहने देंगे और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा 60 आ जाएगा। 60 बटा और ये इधर आ जाएगा नीचे, इसके नीचे 6 गुणे 0.02 बराबर एन इधर बचेगा। अब ये 6 से ये कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा कितना, 10 और नीचे में 10 रहेगा 0.02, ये एन का मान है। अब इस दशमलव को जब हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर में 100 का गुणा हो जाएगा, तो 10 पहले से है, 100 का गुणा और हो जाएगा और यहाँ पर अपान में 2 हो जाएगा बराबर एन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और इस 5 का 100 में गुणा करेंगे तो एन बराबर हमारा आ जाएगा 500 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन द्वारा, इसमें जितनी भी वेरिएबल दी गई हैं, देखिए वेरिएबल कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 वेरिएबल दिया गया है। 6 वेरिएबल में अगर 5 वेरिएबल दे के किसी एक वेरिएबल का मान पूछता है तो इस इक्वेशन से हम लोग आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब यहीं पर मान लीजिए इसमें दे देता कि आर्मेचर जो है लैप बाउंड है, यहाँ पर लैप कर देते हैं, ये लैप बाउंड है।
तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, लैब के केस में यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए बराबर पी हो जाएगा, तब के लिए देखिए इस तरफ देख लेते हैं। ई जी बराबर हमारा जेड एन पी 5/60 ए। अब लैब टाइप का अगर आर्मेचर वाइंडिंग रहेगा तो ए का मान पी के बराबर रहेगा, तो ए को पी से काट देंगे, तो बचेगा हमारा क्या, ई जी बराबर जेड एन 5/60। अब हमको एन का मान निकालना है, तो एन का मान हमारा हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर देंगे तिर्यक में, तो ई जी गुणे 60 अपान में जेड 5 हो जाएगा। अब इसमें दी गई वैल्यू को रख देंगे, तो एन बराबर हमारा हो जाएगा, ई जी का मान हमारा कितना है, 300 वोल्ट, यहाँ पर 300 वोल्ट है, और 60 अपान में जेड का मान कितना है, 600, और 5 का मान कितना है, 0.02। इसको फिर से कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ 3 30 आ जाएगा। अब की बार एन का मान कितना आएगा, देखिए इस दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ ऊपर में 100 का गुणा हो जाएगा, 30 गुणे 100/2, इसको काटेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1500 RPM। तो यहाँ देख सकते हैं कि आर्मेचर अगर हमारा वेब टाइप का है तो हम लोग 1500 RPM की दर से घुमाएंगे तो हमारा 300 वोल्ट उत्पन्न होगा, और वहीं आर्मेचर हमारा लैब टाइप का होगा तो हमको 300 वोल्ट ही उत्पन्न कराने के लिए कितना, 1500 RPM की स्पीड से घुमाना पड़ेगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए जनरेटर के अगले टाइप को पढ़ेंगे, जो कि हमारा है शंट जनरेटर। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग जनरेटर के वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे, जनरेटर 2 टाइप का होता है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हमारा कितने टाइप का था, 2 टाइप का था, जिसमें था सेपरेटली एक्साइटेड हो गया, ये था सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड टाइप में कई प्रकार के जनरेटर आते थे, जैसे सेल्फ एक्साइटेड में हमारा था डीसी शंट जनरेटर, इसके बाद डीसी सीरीज जनरेटर, फिर कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर के 2 प्रकार थे, जिसमें कम्युलेटर कंपाउंड था और डिफरेंशियल कंपाउंड था। ये हमारा जनरेटर का वर्गीकरण था। तो कल हम लोग जो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में सबसे पहला जो आता है डीसी शंट जनरेटर। सबसे पहला यही आता है। तो डीसी शंट जनरेटर कैसे काम करता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मशीन के योग को समझ लेते हैं, और उसमें जो हमारा फील्ड कोर होता है, फील्ड क्वाइल होती हैं, उसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। ये हमारा होता था डीसी मशीन का योग। इसमें जो है यहाँ पर फील्ड लगे होते हैं, ये हमारा फील्ड होता था कुछ इस तरीके से, एक फील्ड हो गया, ये हमारा दूसरा फील्ड हो गया, ये तीसरा फील्ड हो गया, और इसी तरीके से ये चौथा फील्ड हो गया। और इसी में फील्ड वाइंडिंग की गई होती हैं। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, कुछ इस तरीके से, इसका कनेक्शन इससे, फिर इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, और लास्ट में जो है 2 कनेक्शन निकल जाती थी। तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग होता था। तो जो फील्ड कोर होती हैं, फील्ड कोर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब इसमें एक बार डीसी धारा अगर प्रवाहित कर दिया जाए
एक बार डीसी धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो ये मैग्नेटाइज हो जाती हैं, चुंबकित होती हैं। और अगर डीसी करंट को हटा लिया जाए तो इसमें जो ये चुंबकीय मटेरियल जो यूज किया गया है इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें जो थोड़ा सा चुंबक अवशेष रह जाता है। जब इस डीसी सप्लाई को हम लोग हटा लेते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व। ये अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है? इसका प्रॉपर्टी है फील्ड कोर का, कि इसमें जो है धारा लगाएंगे तो मैग्नेट तो बनेगा, लेकिन धारा को जब हटा लेंगे तो थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंटिविटी, धारण सामर्थ्य। तो इसी के आधार पर हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं वो काम करते हैं, इसी अवशिष्ट चुंबकत्व पर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिक या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हैं कि सप्लाई हटाने के बाद जो पोल में थोड़े थोड़े मैग्नेट रह जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। इसी का यूज जो है ये सेल्फ एक्साइटेड टाइप के जनरेटर यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। देखिए पहला हमारा जनरेटर है डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग डीसी शंट जनरेटर का, और ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर पर ये कार्बन ब्रशेस हो जाएंगे, इस तरफ भी एक कार्बन ब्रश रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। इसमें लोड लगा देंगे जिस लोड को हमको चलाना है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, ये V हो जाएगा। यहाँ पर जो धारा जाएगी इसको IL लोड धारा कहेंगे। यहाँ से जो धारा निकलेगी इसको आर्मेचर धारा IS कहते हैं। और इधर जो धारा जाएगी ये फील्ड धारा या शंट फील्ड है, तो इसको हम लोग ISH भी लिखते हैं, ISH। और यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा इसको EG लिखते हैं। और आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसको RA से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा होता है शंट जनरेटर। ये शंट जनरेटर का चित्र है। तो देखिए होता क्या है इसमें, कैसे ये काम करता है। जब इसको प्राइम मूवर से हम लोग घुमाते हैं, इस आर्मेचर को प्राइम मूवर से कनेक्ट करके, प्राइम मूवर से कनेक्ट करके इसको जब घुमाते हैं तो इसमें कुछ न कुछ रेजिडुअल फ्लक्स रहता है, जिसको हम लोग अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से आर्मेचर के पास जा रही होती हैं। तो ये फ्लक्स जो है आर्मेचर के कंडक्टर से कट होती हैं घुमाने पर। इसमें कुछ वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, जिस मान लेते हैं EG है, EG छोटा। शुरुआती दौर में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ही कम परिमाण का होता है, तो जो इस फील्ड के कारण जो EMF जनरेट होगा वो बहुत छोटा रहेगा, EG। अगर यहाँ पर पहले से लोड लगा के रखेंगे हम लोग, तो ये जो है करंट इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो हमको अभी प्राइमरी फोकस किस पे है कि हम लोग पूरा वोल्टेज डेवलप करें।
तो पूरा वोल्टेज डेवलप करने के लिए हमको चाहिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किससे आएगा? इस करंट से आएगा। जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तब तक ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा नहीं। तो इस धारा को अभी के लिए हम लोग रिमूव करते हैं कि इसको अभी हम लोग नहीं चाहते कि धारा इधर जाए, कि सारी की सारी धारा हमारा शुरू में इधर जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोड को जब शुरुआती दौर में होता है जनरेटर, शंट जनरेटर के लिए केवल इस लोड को हटा देते हैं। जब इस लोड को हटाएंगे तो ये धारा इधर ना जाके पूरी की पूरी धारा फील्ड में जाएगी, और फील्ड में जाएगी तो ईजी जब फील्ड में जाएगी तो ISH का मान थोड़ा सा और बढ़ेगा। ISH फ्लो होगा, पहले से चुंबक का तो इसमें प्रॉपर्टी था ही थोड़ा सा, जब आई जाएगा ISH जाएगा तो थोड़ा सा और चुंबक बनेगा, और चुंबक बनेगा तो यानी फाई थोड़ा सा और बढ़ा, फाई थोड़ा सा और बढ़ेगा तो फिर से EG जो है ये और बढ़ जाएगा। ये फाई थोड़ा और बढ़ा तो यहाँ से वोल्टेज और बनाना चालू करेगा, तो ये वोल्टेज और बनेगा तो फिर से I और बढ़ेगा, I फिर से और बढ़ेगा, I मतलब ISH और बढ़ेगा तो फाई फिर से बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो फिर से E बढ़ने चालू होगा। तो इस तरीके से वोल्टेज हमारा DC शंट जनरेटर में डेवलप होता है, और लास्ट में EG के बराबर जो है हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जब हमारा स्पीड पूरा पकड़ लेता है और EG जनरेट हो जाता है तब जाके हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर लोड को कनेक्ट करेंगे, अब जो है इतनी वोल्टेज डेवलप हो चुकी होती है कि ये इधर भी सप्लाई दे सकती है और इधर भी सप्लाई दे सकती है। आई होप आप लोगों को DC शंट जनरेटर का कार्यप्रणाली समझ में आया होगा कि DC शंट जनरेटर कैसे काम करता है। अब इसके हम लोग जो है वोल्टेज इक्वेशन को देख लेते हैं कि हमारा जो है वोल्टेज इक्वेशन इसका कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, चूँकि ये नोड है, नोड A और नोड B। तो नोड A पर हम लोग KCL लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे नोड, इधर देख लेते हैं, नोड A पर KCL लगाने पर जब नोड A पर KCL लगाएंगे तो देखिए KCL क्या कहता है कि किसी नोड पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये देखिए आने वाली धारा, इस नोड की तरफ आने वाली धारा कौन सी है? IA है, तो एक तरफ IA को लिखेंगे, ये आने वाली धारा हो गई, और नोड से दूर जाने वाली धारा क्या है? ISH है और IL है, तो इसको लिखेंगे ISH प्लस IL। ये हमारा हो गया शंट जनरेटर के धाराओं में संबंध। इसके बाद हम लोग इसका जो है यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर KVL लगाएंगे टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए। देखिए जो ये वाला पाथ है, इसमें जो है हम लोग लूप बन रहा है ये वाला, इसमें KVL लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा EG है, तो EG लिखेंगे। EG में से सबसे पहले क्या निकला? IaRa निकला, ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आर्मेचर में भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है तो उसमें ड्रॉप हो रहा है, IaRa लिखेंगे। फिर इसी EG में से क्या घट रहा है हमारा? ये वाला वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है, ये क्या है? ILRL है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो EG बराबर हमारा हो जाएगा माइनस IaRa। इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो गया। ये वाला प्रतिरोध पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा यही टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, तो इसको V लिख सकते हैं, बराबर 0। अब इस V को हम लोग उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा आ जाएगा EG माइनस IaRa बराबर V। या इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा V बराबर EG माइनस IaRa। तो ये शंट जनरेटर का हमारा टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण हो गया जब हम लोग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को नहीं लिए हैं तब। यहाँ पर ब्रश पर भी ड्रॉप होता है,
तो जब ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप नहीं लिए हैं तब ये वाला इक्वेशन प्राप्त होगा। अब हम लोग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे BCD, ये ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप है। BCD को लेने पर शंट जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज जब ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला इक्वेशन बना है इसी में BCD को भी माइनस कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, EG माइनस IARA माइनस ILRL माइनस, अगर एक ब्रश पे ड्रॉप आ रहा है VV तो दोनों ब्रशों पर ड्रॉप आ जाएगा 2VV बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इक्वेशन प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस हो जाएगा 2VV। तो ये हमारा आ जाएगा V बराबर EG माइनस IARA माइनस 2VV। तो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप लेने पर ये वाला इक्वेशन प्राप्त होगा हमारा। अब जैसे हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में देखे थे कि डेवलप पावर क्या होता है और ट्रांसफ़र पावर, लोड को ट्रांसफ़र यानी लोड को आउटपुट पावर जो दे रहा है, आउटपुट पावर क्या होती है, इसको देख लेते हैं शंट जनरेटर के लिए। तो ये अभी यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ देखेंगे शंट जनरेटर, शंट जनित्र द्वारा उत्पन्न शक्ति। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, PD, P डेवलप्ड। तो उत्पन्न शक्ति किसके बराबर होता है, EG और IA का गुणनफल होता है, EG IA, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VI होता है। V क्या है, वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर भी E क्या है, EG क्या है, वोल्टेज है, और IA क्या है, आर्मेचर धारा है। तो ये हमारा डेवलप्ड पावर हो गया DC शंट जनरेटर द्वारा। अब इसके बाद जो है लोड को दी गई पावर यानी आउटपुट पावर निकालेंगे, तो P आउट, इसको लिखेंगे P आउट। P आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट धारा। आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज यही था, ये वाला वोल्टेज है जिसको हम लोग V डिनोट किए हैं यहाँ पर V से। तो ये हमारा हो जाएगा V और IL क्या है, आउटपुट धारा जो लोड को दी जा रही है। ये दोनों क्या किस में होंगे, वाट में, और यहाँ पर हमारा ये रहेगा एम्पियर में। ये वोल्टेज है तो ये रहेगा हमारा वोल्ट में, ये भी हमारा वोल्ट में, और यहाँ पर जो निकाले थे ये भी हमारा वोल्ट में ही रहेगा, क्योंकि ये सब टर्मिनल वोल्टेज हैं, वोल्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा DC शंट जनरेटर काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है इसका थ्योरी कैसे लिखना है इसको मैं समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग अपना नोट्स तैयार कर सकें। तो देखिए, कल हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को पढ़े थे, आज यहाँ पर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में सबसे पहला जनरेटर क्या है, DC शंट जनरेटर या शंट जनित्र हम लोग इसको लिखते हैं। इसका चित्र यहाँ पर इस तरीके से है, इसको तो आप लोग समझ लिए हैं, चित्र को ऐसे बना लीजिएगा। ये हमारा IA है, ये IF है, इसको ISH से भी लिखा जाता है, ISH से भी, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग का ये करंट होता है। और ये लोड रेजिस्टेंस और ये लोड में जाने वाली धारा है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, टर्मिनल वोल्टेज, इसको मैं बना दे रहा हूँ, ये हमारा V हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका चित्र होता है। अब इसके जो है
डिस्क्रिप्शन को लिख देते हैं कि इसमें क्या लिखना है हमको। डीसी शंट जनरेटर एक सेल्फ एक्साइटेड प्रकार का जनित्र होता है, ये हम लोग जान चुके हैं और जानते हैं। इसके बाद जिसके फील्ड वाइंडिंग को इसी जनित्र के ईएमएफ द्वारा एक्साइट किया जाता है। इसके फील्ड वाइंडिंग को किसी एक्सटर्नल से उस सोर्स से हम लोग एक्साइट नहीं किए थे, जो इसमें ईएमएफ डेवलप्ड हुआ था उसी से हम लोग एक्साइट किए थे। इसी के कारण इसमें हम लोग लिखे हैं कि इसके फील्ड वाइंडिंग को इसी जनित्र के ईएमएफ द्वारा एक्साइट किया जाता है। इस जनित्र का फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होता है। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होता है, इसीलिए इसको शंट जनरेटर या शंट जनरेटर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये फील्ड क्या है, इसके समांतर में जुड़ा हुआ है, आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर था, उसका ये कनेक्शन जो यहाँ जो फील्ड वाला कनेक्शन था ये इससे अलग था, आइसोलेट था, इससे नहीं जुड़ा हुआ था। बाहर की तरफ इसका टर्मिनल इधर निकला हुआ था और इसका टर्मिनल क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आर्मेचर के पैरेलल में, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग शंट जनरेटर। अब शंट जनरेटर में जो है धारा का समीकरण क्या है, यहाँ पर IA बराबर ISH प्लस IL, जो नोड पे लगा के हम लोग निकाले थे अभी, वही धारा है। अब यहाँ पर देखिए डीसी शंट जनरेटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, इसको आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी बातें लिखी हुई हैं एक नंबर में आसानी से न्यूमेरिकल एक नंबर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए सबसे पहला नोट्स है, डीसी मशीनों के आर्मेचर का प्रतिरोध RA का मान 0.1 से लेकर 1 ओम के बीच होता है। आर्मेचर प्रतिरोध की मैं बात कर रहा हूँ। आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है इसको RA से डिनोट किया जाता है, इसका मान बहुत ही कम होता है, कितना 0.1 से 1 ओम के बीच, जो कि न्यून प्रतिरोध की श्रेणी में आता है। अतः आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, IARA, जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगा IA इंटू RA। जब RA का मान बहुत कम रहेगा तो हमारा IA इंटू RA का मान भी कम ही आएगा, तो आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है। दूसरा क्या है, डीसी शंट जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज V का मान स्थिर रहता है, क्योंकि इस मशीन के फील्ड फ्लक्स का मान भी स्थिर रहता है, इसीलिए डीसी शंट जनित्र को कांस्टेंट फ्लक्स मशीन भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक नंबर में कि कांस्टेंट फ्लक्स मशीन या कांस्टेंट फ्लक्स जनित्र किसको बोला जाता है, या कांस्टेंट फ्लक्स मोटर किसको बोला जाता है। तो जो डीसी शंट मोटर होता है या डीसी शंट जनरेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। और इसमें तीसरा जो नोट्स है वो है कि डीसी शंट जनित्र के फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, 50 ओम से 250 ओम तक होता है, इसे RSH से लिखते हैं। ये भी एक नंबर में पूछता है क्वेश्चन कि डीसी शंट मशीन या डीसी शंट जनरेटर या डीसी शंट मोटर के प्रतिरोध का मान के फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो इसको सीधे सीधे आप लोग याद कर लीजिएगा, 50 से 250 के बीच होता है। अब यहाँ पर जो है, जो सबसे लास्ट में हम लोग देखे थे कि डेवलप पावर क्या होता है, शंट वोल्टेज के टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसको एक बार फिर से नोट्स में कैसे लिखना है इसको देख लेते हैं। देखिए चौथा नोट है, डीसी शंट जनरेटर के फील्ड धारा का मान ISH बराबर क्या होता है, V/RSH। देखिए कैसे इसको निकालते हैं, ISH बराबर क्या होता है, V/RSH। देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल रहा है हमको, V, ये वाला वोल्टेज, यही टर्मिनल, ये वाला तार इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला तार इससे जुड़ा हुआ है, यही यहाँ तक आया हुआ है। देखिए दोनों एक ही पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या आएगा, V आएगा, V। तो R का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो इसी प्रकार RSH जब निकालेंगे या I का मान निकालेंगे, ये ISH निकालेंगे, ISH बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V/RSH। तो ये होता है हमारा शंट जनरेटर के लिए ISH का मान, ISH बराबर V/RSH। RSH क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। इसके बाद डीसी शंट जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण, जिसको हम लोग अभी निकाले थे व्हाइट बोर्ड पर, V बराबर क्या होता है, EG - IARA।
यानी ईजी में से IA RA को घटा देंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप आया था, तो वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यदि BCD को भी शामिल कर लिया जाए, यानी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप जो होता है उसको शामिल कर लिया जाए, तो हमारा V बराबर, यदि हम लोग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी शामिल करेंगे तो यहाँ पर इसी में से जो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप होता है इसको भी घटा देंगे, तो इस तरीके का समीकरण हमारा मिल जाएगा, जिसमें V बराबर EG माइनस IA RA और माइनस 2VV है। और ये VV जो क्या है, एक ब्रश का ड्रॉप होता है। तो हमारी मशीन में 2 ब्रश यूज की जाती हैं ज़्यादातर, जो वेब बाइंडिंग होती है उसमें 2 ब्रश यूज की जाती है, तो उसमें 2VV हम लोग लिखेंगे। शंट जनरेटर द्वारा डेवलप्ड पावर, देखिए PD डेवलप्ड पावर, इसको अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखे थे। PD बराबर क्या होता है, EG इंटू IA, ये वाट में होता है। इसी तरीके से हमारा शंट जनरेटर द्वारा दी गई आउटपुट शक्ति, जो लोड को शक्ति दी जा रही, वो कितना होता है, इसको हम लोग P आउट से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा V इंटू IL। V जो है टर्मिनल वोल्टेज है और IL क्या है, लोड में धारा। तो इस तरीके से हमारा शंट जनरेटर पूरा समाप्त हुआ है। कल के लेक्चर में हम लोग जो है DC सीरीज जनरेटर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।